गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप लोगों का फोर्थ पेपर है एनईपी के अंतर्गत 5th सेमेस्टर का, जो होम साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका हम पार्ट 2 आज बना रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने बताया कि रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, कोर्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मतलब मेन आउटकम्स क्या हैं, ये क्यों हमारे सिलेबस में रखा गया है। उसकी मेन हाइलाइट्स थी कि हमको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, हमें एक क्वेश्चन एयर बनाना आना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम के प्रति हम सेंसिटाइज हों, संवेदनशील हों। कई बार क्या होता है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो हमें समस्याओं के प्रति भी अवेयर होना है, उनको देखना है प्रॉपरली और फिर उनके सॉल्यूशन के ऊपर भी एक प्लान बनाना है। तो ये तो था हमारे कल का ब्रीफिंग। आज हम अपने टॉपिक में बताने जा रहे हैं कि जो आपका ये प्रैक्टिकल कोर्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इसमें आपको एज सच क्या करना है। एज सच क्या करना है आपको, इसमें 2 काम करने हैं बेटा। कैसे 2 काम करने हैं? जैसे कि एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 4th यूनिट, आपका सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। उन चारों यूनिट को कवर करते हुए उसकी एक इंडेक्स प्रिपेयर करोगे और उसके बारे में आप पूरा डिटेलिंग टू द पॉइंट अपनी एक फाइल में लिखोगे। वो फाइल आप अपने हाथ से लिखोगे, उसको टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि जो आपकी शोध परियोजनाएं हैं, शोध एक बहुत ही गहन विषय है। ये तुम लोगों का अभी से शुरू हो गया और ये आपका बहुत दिन तक चलता रहेगा। जब तुम एमए में भी आओगे, एमफिल करोगे, पीएचडी करोगे, नेट का एग्ज़ाम दोगे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध, ये एक कंपलसरी विषय के रूप में आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ये तो बिल्कुल पहला चरण आप अभी पार करने वाले हो, तो उसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। लोग पूरी पीएचडी कर लेते हैं और उनसे पूछो कि रिसर्च क्या है, दे अनएबल टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेटा बहुत आवश्यक है। तो उसको आप यदि मन से पढ़ोगे, जो हम बता रहे हैं उसको सुनोगे, फिर अपने आप दिमाग लगाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हम फालतू में इतना घबरा रहे थे, पता नहीं क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है 4th पेपर का रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका क्या प्रारूप है, उसको आपको फाइल में कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसका मैं अभी इंडेक्स बता रही हूँ। तो इंडेक्स में आपके 4 टॉपिक है, मतलब 4 यूनिट है। ये आपकी फाइल का इंडेक्स हो गया। विषय सूची, ये आपका पहला पार्ट होता है फाइल में। उसमें आपको क्या करना है, देखो पहला यूनिट में था आपका, पहला यूनिट का ए, इसके 2 है ना इसमें, तो इसमें पहले में था आपका सर्वे ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सराउंडिंग लिविंग एरिया ऑफ कैंडिडेट। मतलब इसको आप हिंदी में भी मैं बता रही हूँ कि एक छात्रा, मतलब आप लोग हो गए, आप सर्वे कर रहे हो और कहीं ना कहीं रहते होंगे, घर में रह रहे हो, एक समुदाय में रह रहे हो, परिवार में भी परिवार में रह करके, परिवार आपका एक परिवार तो है नहीं, अगल बगल परिवार भी हैं, कुछ बाजार भी हैं, कुछ आप जहाँ पर जा सकते हो, कहीं आपको सकता है आपके बगल में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बैंक है,
टेलर की दुकान है, सब्जी की दुकान है, दूध वाला है, पूरी मार्केट सी भी है, और भी कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस है, हो सकता है आपके पास हो, कुछ कोई नर्सरी है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपने घर का सिलेक्शन किया है, जहाँ आप रहते हो वो सब चीज़ें वहाँ किसी के पास ज़्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती हैं, अंतर इतना ही होता है। किसी के घर से एकदम बैंक बिल्कुल बगल में है, कॉलेज थोड़ा सा दूर है, किसी के घर से बाजार बहुत पास है लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो ज़रूरी नहीं है तो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें बहुत एकदम पास हो, लेकिन फिर भी एक एरिया में जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप रह रहे हो और जिसके कांटेक्ट में आप हमेशा रहते हो, जाते हो, तो उसका आपको पूरा नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। समझ में आया बेटा? तो पहला आपका मैथ लिखोगे, छात्रा को राइट डाउन, छात्रा को रहने के स्थान पर उपलब्ध सामुदायिक सेवाओं का सर्वेक्षण करना। एक छात्रा जो रह रही है, छात्रा को अपने रहने के स्थान पर, अपने रहने के स्थान पर उपलब्ध सामुदायिक सेवाओं का सर्वेक्षण करना। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आस पड़ोस को जानना बहुत आवश्यक है। हो सकता है हमारी ज़रूरत की चीज़ें सब वहीं मिल जाती हैं, फिर भी हम टाइम वेस्ट करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। तो पहले तो हम अपने आसपास की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबका अध्ययन करेंगे, तो इसको लिखेंगे भी। इसको क्या करेंगे? लिखना भी है कि आप अपना बताओगे कि मैं ये लड़की इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा जिला है, ये मेरी पोस्ट, अपना पूरा एड्रेस लिखा आपने। फर्स्ट यू राइट डाउन द नेम। क्या करोगे? अपना नाम लिखोगे उसी में, फिर अपना एड्रेस लिखोगे। क्या लिखोगे? एड्रेस लिखोगे। और मेरे जिस भी एरिया में रह रही हूँ, एरिया जो भी लोकेशन है उसकी एड्रेस और लोकेशन, उसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसको आपको लिखना है, इसको फाइल में अच्छे से, एकदम फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, टू दी पॉइंट करके इसमें आप लिखोगे। और उसमें क्या क्या चीज़ें तुम्हारी अगल बगल पूरे अप्रोच तक है तुम्हारे एरिया में। अब इसका पार्ट बी आएगा। इसका पार्ट बी क्या आएगा? इसका पार्ट बी है, द कैंडिडेट हैज टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग एंड स्टडी आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब लिखो, सर्वेक्षण के उपरांत अभी आपने सर्वे कर लिया, सर्वे के उपरांत छात्रा को किसी एक सेवा से संबंधित समस्या का चुनाव करना है। किसी एक सेवा से संबंधित, अभी आपने सर्वे किया तो बहुत सारी सेवाएं आपने देखी, किसी एक सेवा से संबंधित विषय को लेकर के उसका क्या करना है? सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। और वो सेवाएं कौन कौन सी हैं आपके सिलेबस में भी लिखी हुई है। आंगनबाड़ी, हेल्थ सर्विस, मार्केट, डेयरी, फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, एनजीओ, क्रेच, नर्सरी स्कूल, हॉस्पिटल, फिटनेस सेंटर, डाइट काउंसलर, बुटीक, बालवाड़ी, यूथ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, वृद्धाश्रम, दिव्यांग स्कूल, मेंटली चैलेंज इंस्टीट्यूशन, विलेज पंचायत, स्कूल काउंसलर, डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट,
देन कॉटेज लेवल एम्ब्रॉयडरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट SHG। SHG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। मतलब इसका मतलब होता है जैसे कि किसी भी कम्युनिटी में 4-5 लेडीज, अधिकतर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, और उनको अपनी सहायता के लिए 4-5 औरतें मिलकर के कुछ ऐसा कार्य करती हैं कि जिसमें कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, तो एक दूसरे की सहायता से वो अपना जीवन यापन करती हैं। समझ रहे हो? तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो SHG, देन बैंक स्कीम्स, सब्सिडाइज अवेलेबल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपने अपने घर के आसपास इन्हीं सब में से को देखा ही है, तो इसमें से किसी एक का आपने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, पहले पूरी लिस्ट बनाई, फिर लिस्ट में से आपने किसी एक को चुन लिया। समझ रहे हो? अच्छा, ये तुम अपने अपने एरिया का करने वाले हो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो तुम्हारा एरिया का मार्केट दूसरे के मार्केट से भिन्न होगा, ऑब्वियस है। वो उसके यहाँ कोई और बैंक है, उसके यहाँ कोई और बैंक है, वेरिएशन तो होगा ना। एक परिवार दूसरे परिवार से ही भिन्न होता है, तो बाजार तो और सारी चीज़ तो भिन्न होगी। हाँ, एक लड़की एक ही एड्रेस पे 2-3 लड़कियां रह रही हैं, तब वो अलग अलग लेंगी, तब वो एक साथ आइडेंटिकल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? तो ये हो गई आपकी पहली यूनिट। ये है पहली यूनिट। तो पहली यूनिट में 5 में आपने लिख लिया, इंडेक्स समझ में आ गई? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, अब आया हम सेकंड यूनिट पे आते हैं। हम लोग सेकंड यूनिट पे आते हैं। आपने इसमें क्या कर लिया, एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड यूनिट में क्या करना है, सीक परमिशन टू कैरी द विजिट, प्लान विजिट टू द एरिया साइट फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप को लिखो, सर्वे के लिए अनुमति लेना। सर्वे के लिए सर्वे या सर्वेक्षण कुछ भी लिख सकते हो। सर्वे के लिए अनुमति लेना। अब क्या करना है आपको, अनुमति लेना है। आप सपोज कि बैंक में जा रही हो सर्वे करने के लिए, या किसी विद्यालय में जा रही हो, किसी हॉस्पिटल में जा रही हो, जो संस्थाएं होती हैं उनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मैनेजमेंट होता है, तो उसमें ऐसे ही नहीं घुस जाओगी सर्वे करने के लिए। तो अपने साथ मतलब सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो भी बताते हैं हम। तो आपको मतलब फाइल में ये लिख लेना है कि सर्वे के लिए अनुमति लेना है। और इसमें क्या लिखोगी, इसके अंतर्गत आपको लिखना है, एक अनुमति पत्र तैयार करना है, एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन, अनुमति पत्र, उसमें आप अपना रेफरेंस देते हुए, अपने महाविद्यालय का रेफरेंस देते हुए आप लिखोगे कि मैं छात्रा, अपना नाम यहाँ पर BA 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ इस महाविद्यालय में, और मुझे सर्वे के लिए जिस भी चीज़ का आपको सर्वे करना है उसको डैश करते हुए, उसमें उसका नाम लिखते हुए, सर्वेक्षण करने के लिए मुझे कृपया अनुमति प्रदान करें। तो ये आप किसको लिखोगे, जो भी उस संस्था का मेन चेयरपर्सन है, उसका मैनेजर हो सकता है, उसका डायरेक्टर हो सकता है,
उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको एड्रेस करोगे। जैसे कि आपने लिख दिया, जैसे अपने कॉलेज का एप्लीकेशन में प्रिंसिपल लिखते हो ना, तो यहाँ आपने लिख दिया टू दी बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर सपोज SBI का है और लहरसारा वाराणसी। समझ में आया बेटा? आपने करा परमिशन लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया इसका, सब्जेक्ट क्या हो गया लेटर का कि टेक परमिशन, टेक परमिशन फॉर कंडक्टिंग सर्वे, फॉर कंडक्टिंग सर्वे, सर्वे के लिए अनुमति देने के संदर्भ में हम ये पत्र लिख रहे हैं। पत्र को भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो वो क्या है कि आपने एड्रेस कर दिया और सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो भी हैं, काइंडली गिव मी परमिशन एज इट इज रिक्वायर्ड इन अवर कोर्स डैश पेपर, उसका नाम लिखते हुए उसका आप सिलेबस भी उसमें अटैच कर देना, सिलेबस भी, और उस पर आप अपने थ्रू करके, अब ये किसके थ्रू जा रहा है, कॉलेज के थ्रू आप जा रहे हो, तो थ्रू प्रॉपर चैनल इसमें करके फिर थ्रू नीचे लिखकर अवर मतलब होम साइंस डिपार्टमेंट, होम साइंस डिपार्टमेंट, उसमें को भी जो भी आपकी होम साइंस की कंसर्न टीचर है जिस भी कॉलेज की, उसका नाम देते हुए प्रिंसिपल और कॉलेज अपने डिपार्टमेंट की मोहर लगवा करके आप ले जाओगे। तो क्या होगा, आप उनको दोगे तो वो आपको उस पर परमिशन दे देंगे, परमिशन दे देंगे, तो फिर आप उसमें अपना काम शुरू कर सकते हो। समझ में आया? मतलब दीज आर द सर्टेन स्टेप्स। आपको कभी भी कहीं भी डेटा कलेक्शन करने के लिए जाना है, अभी आप रिसर्च करोगे डिसर्टेशंस के लिए, PhD के लिए, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा सैंपल लेना होता है। सैंपल का मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई भी चीज़ का हमें खून टेस्ट करना है तो पूरा तो खून नहीं निकालते हैं ना, कुछ ड्रॉप्स निकालते हैं और उसी में से हम टेस्टिंग करते हैं। चावल बना रहे हैं तो सारे चावल को तो नहीं देखते हैं, 2-3 देख लेते हैं निकाल करके, चला करके ऊपर नीचे कि सब गल गए या नहीं गल गए। इसी प्रकार से जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं शोध कार्य करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से कुछ ही का चुनाव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल, नमूना। समझ में आया बेटा? तो ये नमूना हमने लिया, एक बैंक लिया, अपने एरिया का इसका सर्वे किया। अब आगे चल के आपको हो सकता है कि पूरे बनारस की सारी बैंक का सर्वे कर सकती हो, फिर एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हो कि प्राइवेट और जो आपकी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके स्टैंडर्ड में क्या अंतर है, उनकी कौन कौन सी स्कीम्स अच्छी हैं, उनकी कौन सी स्कीम अच्छी है, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट पर आते नहीं है ऐड, बहुत सी है, उत्कर्ष बैंक और ये यस बैंक, वो 10% तक इंटरेस्ट दे रही है, पर वो कब चली जाएंगी कुछ पता नहीं, उनका कोई अस्तित्व कितने दिन का है वो भी नहीं पता। लेकिन जो पुरानी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल और ये स्टेट बैंक, ये सब नेशनल बैंक है, इसमें कोई भी दिक्कत कभी नहीं होने वाली है। तो बेटा ये हमारा, अभी मैंने बताया ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी आपने अपना एक पहला कदम निकाला है, तो उस कदम पे यदि आप अपने विषय के प्रति बहुत अटेंटिव हो जाओगे तो आपको बिल्कुल भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो NEP हमारी गवर्नमेंट ने क्यों लागू करी, इसका भी एक मेन रीज़न था। वो कहती है कि वही बच्चे पढ़ें जो कि वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वही बच्चे पढ़ें
जो वास्तव में पढ़ना चाहते हो, पढ़ कर के कुछ करना चाहते हैं। पढ़ाई यदि कर रहे हो तो आप कोर्स तो इस तरह के बनाए गए हैं, लेकिन आप उसको कितनी अच्छे से करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। इसका एक वर्ड आता है, आप हर सिलेबस के नीचे लिखा होता है, ध्यान से देखना, इसमें भी लिखा हुआ है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम, देखो लिखा है ना, सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब आप जो कार्य कर रही हो उसका मतलब आप स्वयं भी मूल्यांकन करती रहो कि हमने क्या किया, क्या किया। मतलब एकदम रोज का रोज आपको काम करना है और देखना भी है कि हमने क्या किया, उसको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है, अपने से भी करना है, अपनी टीचर से भी करवाना है। वो भी आपसे कुछ पूछ रही है तो आप उसका जवाब दे रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप पढ़ करके आए हो, आप अपनी चीज़ों पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे हो। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम। ये नहीं है कि साल के अंत में एक बार एग्जाम हो गया, 2 दिन पढ़ लिए, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो हमको उतना ज्ञान नहीं आएगा बच्चे। ज्ञान कब आएगा? जब हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज याद कर रहे हैं, रोज उस पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी देरी दे रहे हैं, तो उससे क्या आएगा? वो चीज़ एकदम स्थिर हो जाएगी। स्थिर होगी कि नहीं? तो यही था। तो आपने मतलब एक परमिशन ले ली और आप उसके अंदर परमिशन मिल गई। हो सकता है कि आपको हमेशा परमिशन मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई कह देगा नहीं अभी बहुत हमारे यहाँ लोड है, आप ऐसा 1 हफ्ते बाद आना, तो ठीक है चलो 1 हफ्ते बाद चली जाना, आपका पूरा तैयार हो गया ना। अब तो केवल आपको उसमें पूछना है, ये नहीं आप अभी से चली गई, अभी आपकी कुछ तो तैयारी है नहीं, आपने ना टूल बनाया ना कुछ करा। अभी आपके यहाँ मजदूर आ गया घर बनाने के लिए, सीमेंट है ही नहीं, ईटा है ही नहीं, बालू है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? बैठा रहेगा, बीड़ी पिएगा, खाना खाएगा, चला जाएगा अपना समय पूरा होते ही। तो वही वाली चीज़ है बेटा, आपकी भी पूरी तैयारी होगी, तब आप सर्वे करने जाओगी तो आप 1-2 दिन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लोगी जो आपको लेनी है। उसका एक प्रारूप है, अब उसमें अभी अब हम उसी पर आने वाले हैं। तो सेकेंड यूनिट समझ में आ गया बेटा? इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए अब आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में है, अब आपको एक उपकरण बनाना है, टूल बनाना है। अब पहले इसको लिख लो, इसका वर्डिंग सर्वे करने के लिए उपकरण को बनाना, उपकरण को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टूल। क्या कहते हैं? टूल। जैसे टूल किट होती है ना, जिसमें आपके हथौड़े, पेचकस, प्लास रखा रहता है, टूल किट, औजारों का खजाना। आपको हथौड़ा और पेचकस नहीं बनाना है, आपको सर्वे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली टूल बनाना है। तो सर्वे करने के लिए उपकरण को बनाना जिसका प्रयोग करके आंकड़ों को, किसको? आंकड़ों को अंग्रेजी में कहते हैं डेटा। आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा, जिसका प्रयोग करके आंकड़ों को एकत्र किया जा सकेगा। क्या बनाना है? अब आपको एक टूल बनाना है। टूल बनाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि यदि हमारा बेटा टूल अच्छा नहीं होगा तो हमारे आंकड़ों में, आंकड़े जो कलेक्ट करेंगे, जो जानकारी हम लेना चाह रहे हैं, वो हम ठीक से नहीं ले पाएंगे।
जब ठीक से नहीं दे पाएंगे तो उसका रिपोर्ट की जो हाईलाइट्स है, कंक्लूजन है, वो ठीक नहीं होगा। मतलब हमारा टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक तीसरा वीडियो बनाऊंगी कि टेस्ट कैसे बनाते हैं। वो बहुत बड़े में है, पूरा आप क्वेश्चन बना रहे हो, आप इंटरव्यू शेड्यूल बना रहे हो, आप सर्वे शेड्यूल बना रहे हो। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में कई मतलब आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कई सारी विधियां होती हैं। अवलोकन विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नावली विधि, उनके भी टाइप्स होते हैं। और उसमें क्वेश्चन कैसे बनाएं, यस और नो वाले बनाएं या मल्टीपल चॉइस वाले बनाएं, 4 हैं उसमें से एक को चुनना है, या रैंकिंग ऑर्डर में बनाएं, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक, एकदम बुरा, बहुत बुरा, 5 पॉइंट स्केल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारा प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं, कौन सी विधि अपनाएं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तो लेकिन अभी आपको फाइल में इसकी इंडेक्स में ये लिखना है, थर्ड वाला, कि टूल बनाना, जिससे हम डेटा कलेक्शन कर पाएंगे। तो जो मैं इसका कंटेंट नेक्स्ट में बताऊंगी तो वो पूरा इसमें लिखना है फाइल में। अभी आप इसकी जब तक थ्योरी पूरा नहीं लिखोगे, केवल सर्वे की 10-20-25 पढ़ने की रिपोर्ट क्या कर लोगे तो उससे आपको कोई समझ में आने वाला नहीं है। ये पूरा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसमें लेक्चर्स भी दिए हुए हैं कि इतने लेक्चर इस यूनिट में होंगे, इतने में होंगे। तो बेटा आपको ये पूरा करना है और इस पर भी आपका फिर टेस्ट होगा 25 नंबर का। जो आपका सिलेबस है 25-75 का, उसी में डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपका इसका कितना कंटेंट है, इसके कितने मार्क्स हैं, उसके कितने मार्क्स हैं। पूरा 100 नंबर का है, एक पेपर के इक्विवेलेंट 4 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें आपको प्रॉपरली, ये नहीं है केवल एक सर्वे कर दिया 4 पन्ने का काम खत्म, ऐसा नहीं है। यही बहुत कंफ्यूजन है बहुत लोगों को कि इसमें हम केवल सर्वे करना है। तो सर्वे किस लेवल का करना है? सर्वे का लेवल बहुत हाई होने वाला नहीं है, अभी तो पहला सर्वे है, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अभी तो आप उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि सर्वे क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहले आपके पास ये सारी चीज़ों का जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक आप कोई भी ढंग से कार्य नहीं कर पाओगे। जैसे कुकिंग में सीखते हो ना, मेथड ऑफ कुकिंग, फूड ग्रुप्स क्या है, तभी तो आप खाना बनाओगे। अभी आपके कोर्स आ जाए, कोई ऐसा किसी होटल में आप काम कर रहे हो, डिमांड आ जाए कि आपको खाना बनाना है बिना ग्लूटेन का, बिना नमक का, बिना ऑयल का, और बहुत बड़ी पार्टी है, आपको उसके लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं खाने की पार्टी के लिए 5-7 स्टार होटल में, तो क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ? उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना बहुत डिटेल में, डेप्थ में, कि ऐसी कैसी चीज़ें हो सकती है जिसमें अपना नेचुरल सॉल्ट है उसका प्रयोग करें, ग्लूटेन भी कम हो रहा है उसमें। क्योंकि कल ही मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी, बोला मम्मी ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं और ऐसा ऐसा हमको मेन्यू बनाना होता है और उनकी वही डिमांड होती है। और चाहे वो बॉइल्ड बने, स्टीम बने, कैसा बने, लेकिन उसमें कुछ भी ना होना चाहिए, ना घी की एक बूंद, ना तेल की, ना रिफाइन की, ना नमक की, ना आटे की। अब बताओ क्या मेन्यू दोगे? पूरा मेन्यू बनाना है, ब्रेकफास्ट भी, मेन कोर्स भी, हाई टी भी, डिनर भी। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क। मतलब हमारे इसमें तो दिमाग में वो सारी चीज़ें है ही नहीं। तो यदि आप उस लेवल का काम कर रहे हो तो अभी आप स्टार्टिंग है तो अपना सारा आपको कलेक्ट करना। अब इनमें भी बहुत बहुत चीज़ें हैं, वो एक बार में नहीं आएंगी बेटा, अभी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। अब देखो इसी कोर्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 6 में भी पढ़ोगी और 5th में भी पढ़ रही हो। तो ये वाला चीज़ें रिपीटिशन नहीं है, अब उसमें और आगे का चीज़ें दी गई है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया टूल बनाना। अच्छा, फिर 4th में लिखोगे
एक विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करना और उसे जमा कर देना। एक विस्तृत रिपोर्ट को डेवलप और टूल के बाद है डिटेल रिपोर्ट टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, लिखा है ना फोर्थ में। फोर्थ आपका सिलेबस देखोगे, फोर्थ यूनिट में लिखा हुआ है डिटेल्ड एंड सबमिटेड, प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। आपको तैयार करनी और जमा करनी। तो उसमें आप क्या लिखना है, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। अब इसकी भी पूरी विधि है, रिपोर्ट लिखने की भी। रिपोर्ट लिखना भी बहुत पेचीदा काम है, उसके भी बड़े स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो वो भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको रिपोर्ट का एक टूल का अलग हो गया, उसका जो कंटेंट होगा वो सब भी आपको फाइल में लिखना है। फिर जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना, तब आपको सर्वे करने में, उसका काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई ना? जब तक आपके पास ये पूरा तैयार हो गया सिलेबस, आपने स्टडी कर ली, तब आपको अपना जो आप करोगे सर्वे, समस्या को चुन करके, तब उसको आप इसी सब पॉइंट में डाल के तैयार करोगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लगेगा इट इज क्लियर, हाँ हमने इसके संबंधित इतनी चीज़ों का ज्ञान अर्जित किया। समझ में आया बेटा? तो ये आपका फाइल का कंटेंट हो गया। आप लोग भी इस पर ध्यान दो कि आप कुछ पढ़कर आओ, टूल कैसे तैयार करते हैं इसके ऊपर पढ़ो, कुछ इसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, उसको थोड़ी तैयारी करके आओ। टुमारो वी विल डिस्कस। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू।